गर्मी में अमीर और गरीब बहू की रसोई। आंचल अपने दो बेटों, एक बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। अरे रीवा बेटा, माँ मुझे अभी मत रोको, मैं आज कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। चलती हूँ, बाय। अरे सुन तो, चली गई। तभी आंचल की बहू नायरा उसके पास आई। क्या हुआ माँ, आपको रीवा से कोई काम था क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई भी काम नहीं था। मैंने सभी के लिए नाश्ता बना दिया है। आइए माँ, नाश्ता कर लीजिए। तेरा शुक्रिया बहू, भगवान ऐसी आदर्श बहू सबको दे। आंचल अपनी बड़ी बहू और बेटों के साथ बहुत खुश थी। इसी तरह खुशी खुशी उनके दिन बीत रहे थे कि एक दिन आंचल का बड़ा बेटा सौरभ काम के सिलसिले में घर से दूर रहता था। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल। माँ, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं दरअसल उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो? आंचल ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा। माँ, आप गुस्सा मत कीजिए। देखिए, मैं उस लड़की से ना आपकी इजाजत के बिना शादी नहीं करना चाहता हूँ और बिल्कुल कभी नहीं करूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर आंचल जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ माँ, आप हंस क्यों रही हो? अरे बुद्धू, अगर तुझे कोई लड़की पसंद भी है तो इसमें इतने डरने की क्या बात है। ये तो और अच्छी बात है कि तुम अपना जीवन साथी खुद चुनो। अब बता, कहाँ रहती है वो? मैं आज ही जाकर रिश्ता पक्का कराऊंगी। फिर क्या था, आंचल और उसकी बहू नायरा चली गई रिश्ता लेकर। माँ, ये घर तो बहुत बड़ा और आलीशान है। हम सही जगह तो आए हैं ना? हाँ, जगह तो सिद्धार्थ ने यही बताई थी। अब अंदर चलकर देखते हैं। दोनों सास बहू घर के अंदर गई। सभी ने उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसी दिन लीजा से सिद्धार्थ का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। अब शादी हुए पूरा 1 महीना हो चुका था और अब लीजा ने भी सभी को अपना अमीरी का घमंड दिखाना शुरू कर दिया। उफ, मुझे तो इस छोटे से घर में बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। एक तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ऊपर से बस इतना सा घर। अरे बहू, ये क्या, तू अकेले में बड़बड़ किए जा रही है? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी? अरे परेशानी ही परेशानी है। एक तो ये इतना छोटा सा घर है, ऊपर से ना कोई एसी ना कोई एयर कंडीशनर की सुविधा। मेरा तो दिमाग भी जल रहा है। बहू, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, एसी वगैरह के खर्चे उठाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर एसी वगैरह के खर्चे उठाना आपके बस की बात नहीं है तो आपके भी शक्ल देखना मेरे बस की बात नहीं है। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? या तो आप इस घर में मेरे हिसाब से फैसिलिटीज कराइए या फिर निकल जाइए यहाँ से। उन दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर वहां रीवा और नायरा भी आ गई। ये तुम कैसी बातें किए जा रही हो लीजा? इस घर में शादी करके आना तुम्हारा खुद का फैसला था। शादी के पहले तो तुमने नमक से रोटी खाने की भी कसमें खाई थी, तो अब क्या हुआ? भाभी जी, बातें बस बातें होती हैं। मैं जानती थी कि सिद्धार्थ जी इतने भी गिरे हुए नहीं हैं कि वो मुझे नमक से रोटी खिलवाएंगे। और वैसे भी कसमें मैंने सिद्धार्थ जी के साथ रहने की खाई थी, ना कि आप लोगों के। समझा आप सभी? लीजा सभी को अनाप शनाप बातें सुनाकर अपने कमरे में चली गई और शाम तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। शाम को जब सिद्धार्थ घर आया, माँ, लीजा कहाँ है? पड़ी हुई है अपने कमरे में। क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? जाकर उसी से पूछ। सिद्धार्थ कमरे में चला गया। वहां उसने देखा कि लीजा सर झुकाए बैठी हुई रो रही है। लीजा, लीजा क्या हुआ? आपके परिवार वाले बहुत बुरे हैं। आज आज मुझे सासू माँ और भाभी ने बहुत मारा। लीजा ने खुद से ही बनाए हुए नकली निशान सिद्धार्थ को दिखाए। हद हो गई है, मैं अभी जाकर इन सबको बताता हूँ, रुको। नहीं सिद्धार्थ जी, रहने दीजिए। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम कहीं भी नहीं जाओगी। जाएंगे तो अब ये लोग। घर के बाहर गार्डन में एक छोटी सी भूसे की झोपड़ी थी। सिद्धार्थ बहुत गुस्से में नीचे गया और बिना कुछ बोले ही अपनी माँ और भाभी का सामान घर से बाहर फेंकने लगा। अरे अरे बेटा, ये तो क्या? चुप, एकदम चुप। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाइए मेरे इस घर से। पर देवर जी। चुप रहिए भाभी जी। देखिए, मैं आपको कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहता हूँ। सिद्धार्थ ने किसी की भी बात नहीं सुनी और उसने सभी को घर से बाहर निकाल दिया। लीजा सिद्धार्थ के पीछे खड़ी हुई अपनी भाभी और सास की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। लीजा अपने पूरे परिवार को घर से बाहर करके बहुत खुश थी। फाइनली इन बोरिंग चेहरों से छुटकारा मिला। सिद्धार्थ जी कितनी आसानी से बुद्धू बन गए। उन्हें क्या पता कि ये चोट के सारे निशान नकली थे। तभी कमरे में सिद्धार्थ आया। सुनो लीजा, मैंने किचन में भी एसी लगवा दिया है। ओके, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके। कुछ देर बाद लीजा तैयार होकर किचन में आई। इसे कहते हैं जिंदगी। अब तुम्हारा पति तुम्हारा चमचा बन जाए।
और तुम्हें जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं भी मिले। लिजा ने एसी का स्विच ऑन किया और खाना बनाने लगी। तेज धूप और गहराती हुई गर्मी में एक तरफ तो लिजा एसी में खाना बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ गार्डन में ईंटों का चूल्हा बनाकर उसकी जेठानी नायरा भी खाना बना रही थी। सो सैड। वैसे आपके साथ ना यही होना चाहिए था। तुम अपने काम से काम रखो, समझी? ऐसा बोलकर नायरा अपना खाना लेकर चली गई। सभी अंदर झोपड़ी में खाना खा रहे थे कि तभी उन्हें लिजा के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। माँ, लगता है कि भाभी मुसीबत में है, चलो जल्दी देखते हैं। तीनों सास, बहू और ननद बिना परवाह किए वहां से भागी चली गई और वहां जाकर उन्होंने देखा कि 3 लुटेरे लिजा को घेर कर खड़े हुए थे। चुपचाप मुझे सारा सामान दे दे, वरना। उसने लिजा को जोर का थप्पड़ मारा और ये सारा मंजर देखकर वो तीनों बहुत ही डर गए थे। माँ, लगता है कि ये लुटेरे हैं। मैं जल्दी से पुलिस को फोन करती हूँ। ठीक है, तब तक मैं और नायरा इन्हें संभालते हैं। नायरा और आंचल ने वहीं से झाड़ू और एक डंडा उठा लिया और पीछे से जाकर उन लुटेरों पर वार कर दिया। मेरी बहू का सामान लूटेगा तू? बोल, अब मजा आएगा तुम्हें, ये लो। तभी रीवा ने भी अपनी चप्पल उतारी और उन गुंडों को मारने लगी। खूब मार लगाने के बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। अब जाकर पुलिस के डंडे की मार खाना। पुलिस उन लुटेरों को अपने साथ लेकर चली गई। लिजा अपनी सास, ननद और भाभी को खुद की इतनी मदद करते हुए देखकर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। आजा नायरा बहू, रीवा बेटा, चलो यहाँ से। नहीं, रुक जाइए सासू माँ। सभी ने चौंक कर लिजा की तरफ देखा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन आपने फिर भी मेरी मदद की। क्यों? देख बहू, अपने चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो रूठ तो जाते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छूटता है। हम तुमसे नाराज बेशक हैं, लेकिन तुझे मुसीबत में कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी सास की बात सुनकर लिजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने किए के लिए सभी से माफी मांगी। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है लिजा, हमें घर से बाहर तो देवर जी ने निकाला था। नहीं, आपको घर से निकलवाने में हाथ मेरा ही था। वो तो बस मेरे इशारों पर नाच रहे थे। असली गुनहगार मैं हूँ, लेकिन अब मैं अपनी ये गलती सुधारना चाहती हूँ। अब आप घर से बाहर नहीं रहोगे, आप लोग भी यही मेरे साथ इसी घर में रहोगे। लिजा की बात सुनकर सभी थोड़ा मुस्कुराए और फिर लिजा सभी का सामान वापस घर में ले आई। शाम को जब सिद्धार्थ वापस आया तो वो अपने परिवार को साथ देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। ओहो, अब क्या मेरा बेटा और बहू बस माफी ही मांगते रहेंगे? अगर तुम दोनों में से किसी ने भी अब माफी मांगी तो मैं वापस घर से बाहर चली जाऊंगी, बस। आंचल की बात सुनकर सभी हंसने लगे और अब सब कुछ ठीक हो गया था। इसी तरह से सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। शर्मिला के 2 बेटे थे। उसने अपने लालच के कारण बड़े बेटे शौर्य की शादी अमीर काले रंग की शेफाली से कर दी थी। शेफाली अपने ससुराल का कोई काम नहीं करती थी। अगर सास उससे कुछ कहती भी थी तो शेफाली बोलती थी, अरे माँ जी, मैं अमीर घर की लड़की हूँ, आप मुझसे नौकरों वाले काम करने को क्यों कहती हैं? बहू, तुमने पहले दिन भी रसोई में खाना नहीं बनाया था, कम से कम कभी कभार तो अपने हाथों का कुछ बनाकर खिला दो, जिससे हमें लगे कि तुम्हें कुछ बनाना आता है। अच्छा माँ जी, अब आपको लगवाने के लिए मैं खाना बनाकर खिलाऊंगी, तभी आप मानेंगी कि मुझे खाना बनाना आता है। वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, रहने दे बहू, मैं खुद बना लूंगी खाना। एक तो दहेज के चक्कर में इस काली को अपने बेटे के पल्लू से बांध दिया, ऊपर से नखरे ऐसे करती है जैसे गोरी चिट्टी एलिजाबेथ हो। अगर काली होकर इसके इतने तेवर हैं, फिर गोरी होकर कितने तेवर दिखाती है, घमंडी कहीं की। क्या हुआ माँ जी, मन में मुझे आप गालियां दे रही हैं क्या? अरे नहीं बहू, तू पागल है क्या? मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ, तू तो मेरी लाडो रानी है, बड़ा लाडो रानी है। नौकरानी से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, पर ये नौकरानी वाला काम आजकल मुझे करना पड़ रहा है। मुझे अपने दूसरे बेटे की अच्छी बहू लानी है, मैं बुढ़िया कब तक अपनी हड्डी घिसूंगी। अच्छा बहू, मैं ही खाना बनाने जा रही हूँ, अगर तुझे थोड़ी सी शर्म आ जाए तो मेरा हाथ बटाने आ जाना। नहीं माँ जी, मैं तो बेशरम हूँ, मैं तो आ नहीं सकती आपका हाथ बटाने। हाँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे जरूर हैं कि मैं नौकरों की लाइन यहाँ लगवा दूँ। आप मेरे लिए आज मटर पनीर और कोफ्ते की सब्जी जरूर बना देना। हाँ हाँ बहू, जरूर। दोनों सास बहू कहने के लिए या पैसों के लिए एक साथ रहती थीं, प्यार से बात भी करती थीं और मिर्ची की तरह अपना तेज बना भी दिखाती थीं। ये सुनकर शर्मिला अपनी बहू के लिए खाना बना देती है, बदले में शेफाली उसे महंगी साड़ियां देती थी।
मॉल में शॉपिंग करवाती थी, जिससे शर्मिला को काम करने में कोई आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन कभी कभार ज्यादा थकान की वजह से उसे अपने दूसरे बेटे की शादी का ख्याल आता था। फिर एक दिन वो अपने छोटे बेटे साहिल को कॉल करके कहती है, साहिल बेटा तू कब आएगा? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तेरी शादी करानी है और वो भी एक अच्छी खासी बहू से। तू घर आ जा। माँ चिंता मत करो, मैं जानता हूँ आप भाभी से बहुत परेशान हैं, पर मैंने भी आपसे वादा कर लिया है कि मैं बिल्कुल आपको आपकी पसंद की बहू ला कर दूंगा। मैंने आपकी बहू को ढूंढ लिया है, कल लौट रहा हूँ मैं। सच बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। जल्दी आजा मेरी बहू को लेकर। ये कहते ही शर्मिला फोन रख देती है। दरअसल उसका बेटा दूसरे शहर में काम कर रहा था, जहाँ उसने गांव की गोरी सुंदर सुशील लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया था। शादी करके वो अगले दिन ही घर लौटता है, जहाँ दरवाजे पर अपने बहू बेटे को देखकर शर्मिला बहुत खुश होती है और उसकी आरती करने के बाद कहती है, हाय रब्बा, तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आया है मेरे लिए। बहू तेरा नाम क्या है? माँ जी मेरा नाम धानी है। पाए लागू मम्मी जी। अरे वाह वाह साहिल बेटा, तू तो लाखों में एक बहू लाया है। तभी काली जेठानी ऐंठ में गोरी देवरानी को देखकर कहती है, ही गरीब देहाती कौन है? हाँ मुझसे थोड़ा सा रंग फेयर है, पर ये गरीब देहाती आपकी बहू बनी है। ओ गॉड देवर जी, ये क्या किया आपने? माँ जी ये तो दहेज में आपके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं लाई, ना ही कुछ सोना चांदी। और जब मैं शादी करके आई थी वो तो आपको पता ही है कितना महंगा सामान लाई थी। फिर 10 लाख रुपए और मैंने आपको सोने की अंगूठी भी दी थी। हाँ बहू, ये दहेज में कुछ भी नहीं लाई है, करना भी क्या है? तूने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। खैर मेरी छोटी बहू काफी सुंदर और सुशील है ना? माँ जी आपके कहने का मतलब क्या है? आप मुझे कालेपन का ताना दे रही हैं? भूलिए मत, ये आपके हाथों में जो अंगूठी है वो मेरे ही दहेज में आई है। तू मुझे ताना मार रही है? अरे आप दोनों मेरे आने से प्लीज लड़िए मत, लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई कि मुझे अपनी बहू का गृह प्रवेश भी करना है। अंदर आजा बहू। तभी प्रवेश करते ही बेटा कहता है, थैंक गॉड माँ, आपको याद तो आया। वैसे आपको मेरी पसंद कैसी लगी? बहुत अच्छी पसंद है बेटा तेरी। जाओ अब तुम दोनों आराम करो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन नई बहू धानी जल्दी उठकर एक सर्वगुण संपन्न बहू की तरह साफ सफाई करके उसके बाद पूजा कर लेती है और सबका खाना तैयार कर लेती है। खाने की खुशबू से शर्मिला आकर कहती है, अरे वाह बहू, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और तूने तो घर का सारा काम संभाल लिया। मेरे साहिल ने सच में मेरी इच्छा पूरी कर दी तुझसे शादी करके। माँ जी अब से आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हुक्म कीजिए। हाँ बेटा, कम से कम तू मेरा ख्याल रखेगी, वरना उसे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। इस तरह कुछ ही दिन में धानी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, जिससे काली जेठानी कुड़ने लगती है। इसलिए कभी कभार वो अपनी देवरानी के काम खराब कर दिया करती थी, जिससे शर्मिला धानी को सुना देती थी। पर धानी सास की बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानती थी। समय गुजरता है, दोनों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं, जिससे सास अपनी दोनों बहू का बहुत ख्याल रखती थी। पर काली वाली बहू शर्मिला की बताई बातों को मानती नहीं थी। उसे अब भी पैसों का घमंड जो था। यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। ओहो माँ जी, ये क्या है? गंदे से अजीब लड्डू और इन पुराने कपड़ों का मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को मैं ये पहनाऊंगी? मेरे पास माँ जी इतना पैसा है कि मैं अपने बच्चों को ब्रांडेड न्यू कपड़े पहना सकती हूँ। दीदी माँ जी के जज्बातों को समझो, वो पैसों की बात नहीं कर रही है। पहली बात, ये कपड़े बच्चे के लिए बहुत आरामदायक हैं। दूसरा, ये जेठ जी के बचपन के कपड़े हैं, इससे बच्चे का पिता के प्रति लगाव बढ़ेगा। देखा बड़ी बहू, छोटी बहू ने कितनी सरलता से ये बात कह दी। अब तो तुझे समझ आ गया होगा कि पैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, गरीब हो तो बच्चे को ऐसे ही कपड़े पहनाओगी। घमंडी शेफाली सुनाकर चली जाती है। अगले हफ्ते शर्मिला अपनी दोनों बहू की एक साथ गोद भराई रखती है, जहां दोनों के पीहर वाले आते हैं। शेफाली अपने घमंड के चक्कर में पूरा सोने से और महंगी साड़ी से लद जाती है। वहीं गरीब धानी ने अपनी माँ की पुरानी बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। कुछ देर बाद पड़ोसन और रिश्तेदार गोरी बहू को ज्यादा तोहफे और आशीर्वाद देते हैं, जबकि काली बहू को गिनती के तोहफे और आशीर्वाद मिलता है। इस बात से वो कहती है,
ये लोग मुझे महंगे तोहफे नहीं देंगे तो क्या मैं गरीब हो जाऊंगी? अरे मैं तो इतनी अमीर हूँ कि अपने लिए महंगी से महंगी चीज खरीद सकती हूँ। मुझे इनका तोहफा नहीं चाहिए। देने दो, गोरी गरीब बहू को दे भी रही है तो। हाँ। कुछ देर बाद शर्मिला अपनी दोनों बहू को बराबर सोने की चेन देती है। फिर शेफाली के माता पिता उसे सोने चांदी के जेवर, पैसे और बच्चों के खेलने का झुंझुना देते हैं। साथ ही यही सब तोहफा वो धानी को भी देते हैं। ये देखकर शेफाली कहती है, अरे मम्मी पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस गरीब देवरानी को देने की क्या जरूरत है? वैसे भी जिसकी जितनी औकात हो उतना ही देना चाहिए। शेफाली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने घमंड में इतना भी मत उड़ो कि हमारे संस्कार ही भूल जाओ। तुम्हारी तरह वो भी गर्भवती है, तुम्हारी छोटी बहन की तरह। ये और मेरी छोटी बहन बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं, एक तो आपने मुझे किस गरीब खाने में छोड़ दिया है। मैं क्या ये डिजर्व करती हूँ? बेटा भूलो मत, तुम्हारे कालेपन को अपनाकर इन्होंने तुम्हें अपनाया है। ये तो हमारी इच्छा थी जो हमने दहेज में इतना दे दिया, वरना तुम्हारी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी। और तुम अपने ससुराल वालों के साथ कैसे रहती हो, इन सब चीजों की खबर है मुझे। लेकिन मैंने और समथन जी ने ये सोचा कि तुम वक्त के साथ सुधर जाओगी, क्योंकि अब माँ बन रही हो। पर आज तुमने हद कर दी। बेटा, तुम बीमार होगी तो पैसा तुम्हारी केयर नहीं करेगा, इसके लिए तुम्हें अपनों की जरूरत होगी। शेफाली को अपने पिता की बात सुनकर अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर सास और देवरानी से कहती है, माँ जी, देवरानी जी, पापा ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपने घमंड में चूर थी, लेकिन अब चकनाचूर हो गई हूँ। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। अगर दीदी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो इसमें बुरा ही क्या है? ठीक है, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे बहू। इस तरह शर्मिला अपनी दोनों बहू को गले लगा लेती है, जिसके बाद उनकी गोद भराई का फंक्शन गाजे बाजे के साथ होता है। कुछ महीनों बाद दोनों एक प्यारे से बेटे और बेटी को जन्म देती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।